हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ओके, आई होप इसके पहले के सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की डिटेल बहुत सारे केसेस हम लोग लेंगे, हर एक छोटे मोटे जो वेरिएशंस होते हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करेंगे। वन विल बी कॉल्ड एज अ अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनदर विल बी कॉल्ड एज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम लोग जो ये करने वाले हैं पहले, ये अनबैलेंस्ड है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन में अनबैलेंस बैलेंस क्या होता है वो मैं बाद में समझाता हूँ। ओके, तो हम लोगों को बेसिकली ये क्वेश्चन है जिसमें देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और कैपेसिटर कितने 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स हमें गिवन है और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने इफ बेसिक याद हो जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में सीरीज वाले वीडियो में भी, कभी भी किसी दो पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस एक बैटरी लगा देनी चाहिए। तो मैं लगा लेता हूँ। मैं क्या किया, ए एंड बी पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगा दी। किसी भी क्वेश्चन के लिए ऐसा करते हैं, है ना, बैटरी लगा दी। अच्छा, मान लो बैटरी की ईएमएफ आपने V वोल्ट लिख दी। क्या लिख दी? V। ऐसा आप लगाएंगे तो ऑब्वियसली बैटरी से कोई ना कोई चार्ज पास होगा। तो बैटरी से चार्ज पास हो रहा है सपोज Q, है ना। आपने ऐसे जिस दो पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस आप बैटरी लगा दीजिए। ओके, ऐसा करने से बैटरी से कोई ना कोई चार्ज पास होगी। सपोज वो चार्ज पास हो रही है Q। तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा अक्रॉस ए एंड बी वो होगा Q अपॉन V। अच्छा, इसमें Q है क्या? Q है चार्ज पासिंग थ्रू द बैटरी। ओके, और V क्या है? EMF ऑफ द बैटरी। ओके, तो हमारा एम क्या होगा, जब भी सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो मैं Q देख लूंगा इस बैटरी से कितनी चार्ज पास हुई है, मैं सर्किट सॉल्व कर लूंगा। सर्किट हम लोग सॉल्व करना जानते हैं सर्किट थ्योरी में। तो इस बैटरी से कितनी चार्ज पास हो रही है वो निकाल लेंगे और बैटरी की EMF तो हम लोग खुद लेंगे। मैं सिंप्लिसिटी के लिए बैटरी की EMF हमेशा लूंगा 100। कितनी लूंगा मैं? 100 वोल्ट लूंगा। बैटरी की EMF लूंगा मैं 100 वोल्ट। ओके, एक मिनट, 100 वोल्ट का मैं बैटरी लूंगा। तो मेरा जो आंसर आएगा Q अपॉन 100 हो जाएगा। ओके, क्यों मैं 100 ले रहा हूँ? क्योंकि 100 से डिवाइड करना थोड़ा आसान होता है, राइट। 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, जो भी लेना आप ले सकते हो ना, सबसे आंसर चेंज नहीं होगा। मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं 100 वोल्ट की बैटरी लेता हूँ। ओके, चलिए अब हम लोगों के लिए ये सर्किट का क्वेश्चन हो गया और मेरा एम होगा कि Q निकालना इस बैटरी से कितनी चार्ज पास हो रही है। ओके, चलिए ये 100 मैंने इफ ले लिया तो मैं लोअर एंड का पोटेंशियल इफ 0 लिख दूँ। लोअर एंड का पोटेंशियल मैं क्या लिख दूँ? 0। तो लोअर एंड का पोटेंशियल मैंने 0 वोल्ट लिख दिया। तो हायर एंड का पोटेंशियल बैटरी का क्या होता है? लोअर एंड का पोटेंशियल प्लस EMF। तो इफ ये 0 है, ये 100 है, तो इस एंड का पोटेंशियल तो हो जाएगा भाई साहब 100। इस एंड का पोटेंशियल हो जाएगा 100। अच्छा, और ध्यान से समझो, यहाँ से कनेक्टिंग वायर दिख रही है, हाँ कनेक्टिंग वायर है, ये भी कनेक्टिंग वायर, वो भी कनेक्टिंग वायर। इफ यहाँ 100 है तो जहाँ जहाँ कनेक्टिंग वायर जा रहा है वहाँ 100 लिखते जाओ। तो इस एंड का भी पोटेंशियल हो गया 100। देखो कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल हो गया 100। ओके, यहाँ तक क्लियर है अपने को? चलिए, वैसे ये 0 है तो देखो कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0। वैसे यहाँ पे आ जाते, यहाँ से 0 देखो कनेक्टिंग वायर के थ्रू आ रहे तो यहाँ का भी 0 लिख लेते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए, अच्छा सोचो, इफ इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 लिख सकता हूँ मैं? तो आप कहोगे नहीं लिख सकते सर। क्यों नहीं लिख सकते भाई? आपको सर बीच में कैपेसिटर आ रहा है, कनेक्टिंग वायर थोड़ी है डायरेक्ट। इफ यहाँ 0 से कनेक्टिंग वायर वहाँ होता तो वो 0 तो वो भी 0, ये 0 तो वहाँ का 0 आप नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर आ गया है। अच्छा, यहाँ 100 है तो क्या मैं यहाँ 100 लिख दूँ? कहोगे नहीं सर 100 यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों? सर बीच में कैपेसिटर आ रहा है, कनेक्टिंग वायर थोड़ी है। इफ कनेक्टिंग वायर होता तो आप 100 का 100 लिख लेते, बट यहाँ कैपेसिटर आ जा रहा है तो आप 100 का यहाँ 100 भी नहीं लिख सकते, यहाँ 0 भी नहीं लिख सकते, तो कुछ नया लिखना पड़ेगा। यस, तो इस नए वोल्टेज को मैं लिख देता हूँ X। ठीक है, वहाँ की वोल्टेज को क्या लिख दिया मैंने? X। चलिए भाई साहब, अब एक ये भी पॉइंट है जिसकी पोटेंशियल मैंने नहीं लिखी है। देखो ये 0 है तो क्या यहाँ 0 लिख दूँ?
कहोगे नहीं सर बीच में कैपेसिटर है, ये 100 है तो क्या इसे 100 लिख दूं? कहोगे नहीं यहाँ पे कैपेसिटर आ रहा है सर बीच में। अच्छा ये x है तो इसे x लिख दूं? नहीं सर बीच में कैपेसिटर आ रहा है, फिर से यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा। यस, यहाँ पे वो अननोन मैं लिख देता हूँ वोल्टेज y। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? मैंने हर एक जगह की पोटेंशियल लिख दी। हमारे पास 2 अननोन आ चुके हैं। कितने अननोन आ चुके हैं? 2 अननोन आ चुके हैं। इफ आपको नोडल एनालिसिस याद है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सर्किट थ्योरी में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, उसी से मैं सॉल्व करने वाला हूँ। देखो नोडल एनालिसिस से, अच्छा बाद में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक ट्रिक बताऊंगा। देखो मैंने डॉटेड लाइन से 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट को घेर दिया। क्या आपको लगता है ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड है? यस, आइसोलेटेड है। ये तीनों प्लेट को आप मिला दिया तो ये तीनों प्लेट बाहर के किसी भी जगह से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बाद में एयर आ रहा है, यहाँ देखो एयर है, यहाँ पे एयर है या कुछ भी नहीं, वैक्यूम है। लेट यहाँ पे है, इस प्लेट के यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है। तो ये किसी भी कनेक्टिंग वायर से एक्स्ट्रा कनेक्टेड नहीं है। तो हम लोग कहेंगे ये तीनों प्लेट मिला के क्या है? आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। इफ ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं तो बैटरी लगाने से पहले इसमें इफ चार्ज 0 थी तो अभी भी चार्ज 0 होगी। यस, तो आप कहेंगे इन तीनों प्लेट का मिला के टोटल चार्ज 0 होगा। इन तीनों प्लेट का मिला के टोटल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। चलिए 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक और मुझे आइसोलेटेड प्लेट्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो वो मिल गया मुझे तो दिख रहा है। आपको दिख रहा है तो बताइए। मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये तीनों प्लेट मिलके 1 2 3, क्या ये तीनों प्लेट मिलके आपको दिख रहा है कि ये भी आइसोलेटेड प्लेट्स हैं? यस, इसको मैं आइलैंड बोल देता था, है ना, नोडल एनालिसिस में। तो ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, तो इन तीनों का भी चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए अब चार्ज लिखना, प्लेट के पे चार्ज लिखना मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी। मान लो किसी ने पहले के वीडियो नहीं दिखे हैं तो अब इस बात पे गौर करना मैं जो बोल रहा हूँ। जैसे मुझे इस प्लेट का, ये जो प्लेट है इसके अंदर वाले सरफेस का चार्ज लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे चार्ज लिखना है, तो इस प्लेट की तरफ जो वोल्टेज है वो लिख दो x। तो लिख दिया मैंने x, माइनस लिखो दूसरा इसके सामने जो प्लेट है ना, उसकी तरफ का वोल्टेज लिख दो 100 इनटू इसकी कैपेसिटेंस विच इज 5। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। देखो इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे चार्ज चाहिए तो क्या करना है? इस प्लेट की तरफ का जो वोल्टेज है वो लिखो, माइनस इस कैपेसिटर का एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, तो माइनस दूसरे प्लेट का जो वोल्टेज है वो लिखो, तो x माइनस 100 इंटू जो भी कैपेसिटेंस है वो लिखिए। ओके, चलिए आगे, प्लस इस प्लेट का चार्ज हो गया। वैसे इस प्लेट का चार्ज चाहिए, इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस का चार्ज चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप? x माइनस इधर का वोल्टेज इंटू कैपेसिटेंस, तो मैंने लिखा x माइनस 0 इंटू 10। चलिए प्लस साइन, इस प्लेट का वोल्टेज लिखना है, सॉरी इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस का चार्ज लिखना है, इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस का चार्ज लिखना है। तो क्या करोगे आप? x इस प्लेट की तरफ का वोल्टेज माइनस सामने वाले प्लेट की तरफ का वोल्टेज मीन्स x माइनस वाई इंटू 5, तो x माइनस वाई इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तीनों प्लेट का चार्ज मिलके मैंने क्या कर दिया भाई साहब? 0 लिख दिया। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? आई होप आपको समझ। इसको पॉज करके इस तीनों को मैंने कैसे लिखा है उस पर आप गौर करो, है ना। इसको पॉज करके आप एक बार देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार कमांड क्लियर हो गया तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूं। 5, आप रोक के आप खुद ही लिख लो, है ना। 5x प्लस 10x 15 प्लस 5 15 प्लस 5 20x माइनस 5y इज इक्वल टू 500। तो 5 से मैं डिवाइड कर दूं तो ये जाएगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 100। इक्वेशन 1, है ना, मैंने लिख लिया, ये आसान है। चलिए वैसे ही ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन मुझे इन तीनों प्लेट से मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस का चार्ज अब आप बोल पाओगे, क्या कहोगे? इसकी तरफ का वोल्टेज y माइनस 100 इंटू कैपेसिटेंस, तो मैं लिख दिया y माइनस 100 इंटू कैपेसिटेंस कितनी है? 10 है। ठीक है, प्लस ये प्लेट हो गया, इस प्लेट का लिखो, तो इसकी तरफ का वोल्टेज माइनस इधर का वोल्टेज इंटू कैपेसिटेंस, तो हो गया y माइनस 0 इंटू 5 प्लस ये प्लेट, तीसरा प्लेट ये है, इसके अंदर के सरफेस का वोल्टेज तो y माइनस उधर का वोल्टेज इंटू कैपेसिटेंस,
तो आप लिख देंगे y माइनस एक्स इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। चलिए यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं, आप पॉज करके खुद लिखो। 10y 15y 20y, चलो 20y माइनस 5x इज इक्वल टू 1000। ठीक है, इसको थोड़ा 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 200। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, सॉल्व हो जाएगा? यस, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी 16x माइनस 4y इज इक्वल टू 400। मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको वैसे ही रख दिया। 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 200। ऐड कर लेता हूँ, ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगी 15x इज इक्वल टू 600। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 40। ओके, x की वैल्यू क्या होगी? 40। अच्छा, x की वैल्यू 40 आ गई थी, ये 40 इसी इक्वेशन में रख लो तो क्या लिखते हैं? 4y माइनस 40 इज इक्वल टू 200। ओके, तो 4y की वैल्यू हो गई 240, तो y की वैल्यू आ गई 60। ओके, y वैल्यू 60, x की वैल्यू 40। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आया, आई होप, राइट। क्या करेंगे आप? पॉज करके लिख लीजिए, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, मुझे ये बोर्ड चाहिए। ओके, पॉज करके आप पहले लिख लेंगे, तब तक मैं इसे रब कर देता हूँ। ओके, तो मुझे x एंड y की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने x एंड y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और मुझे x की वैल्यू आ गई 40, y की वैल्यू आ गई 60। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x की वैल्यू आ गई मुझे 40 एंड y की वैल्यू आ गई मुझे 60। ये लिख दिया मैंने। ओके, चलिए भाई, हमारा एम क्या था यहाँ पे? क्वेश्चन क्या था? सी इक्विवेलेंट निकालना। तो वो क्या चाहिए? चार्ज पासिंग थ्रू बैटरी, है ना, चार्ज पासिंग थ्रू बैटरी। ये चार्ज जो बैटरी से पास हो रहा है, यहाँ से जो चल रहा होगा, देखो चार्ज चल रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा क्यू चार्ज, थोड़ा चार्ज इस पे चला गया और थोड़ा चार्ज इस पे चला गया, है ना। तो ये जो क्यू चार्ज होगा वो क्या, कौन सा चार्ज होगा? तो कहोगे सर इस प्लेट का चार्ज प्लस इस प्लेट का चार्ज, वही क्यू होगा। देखो क्यू यहाँ से चला, रास्ता 2 मिल गया, कुछ चार्ज इधर चला गया, कुछ चार्ज उधर चला गया। तो इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज मिलके क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। क्या इस प्लेट का चार्ज निकालना जानते हो? यस, अभी जस्ट समझा था हम लोगों ने। इस प्लेट का चार्ज निकालना है तो इसकी तरफ का वोल्टेज माइनस उधर का वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मैं क्यू निकालना चाह रहा हूं, तो क्यू निकालने के लिए पहले इस प्लेट का चार्ज चाहिए। तो 100 माइनस 40 इंटू 5, तो 100 माइनस 40 इंटू 5। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, प्लस इस प्लेट का चार्ज निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? 100 इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस का चार्ज चाहिए, तो इधर का वोल्टेज माइनस इधर का वोल्टेज, मीन्स 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 इंटू इसकी कैपेसिटेंस है 10। तो ध्यान से देखिए, ये होगी 60 इंटू 5 300 प्लस 40 इंटू 10 400, दोनों मिलकर हो गया 700 माइक्रोकूलम। यूनिट डायमेंशन का आप ध्यान रखेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, यहां तक भाई साहब? यस। अब हमारा आंसर आ गया। सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी लिखते हैं हम लोग Q अपॉन V। Q हो गई थी 700, है ना, माइक्रोकूलम, और V है हमारा 100 वोल्ट मैंने ले लिया, तो क्या आ जाएगी? 7 माइक्रोफराड। और ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा भाई साहब आंसर। क्या है आंसर हमारा? 7 माइक्रोफराड। ओके, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी इज 7 माइक्रोफराड। तो पॉज करके इसको लिख लीजिए। ओके, और मैं आगे आपको समझाता हूं। ओके, तो देखो यहाँ पे एक और चीज गौर करेंगे, आप ध्यान से देखो कि मैंने ये 100 वोल्ट की बैटरी लगाई थी। इस सर्किट को थोड़ा गौर से देखो, ये 5 है या 10 है, और ये 10 है 5 है, मतलब उल्टा हो गया, 5 10 10 5। अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा नहीं हो तो भी आपने ऐसे सॉल्व करोगे, एक्स एंड वाई निकाल लोगे ना, कुछ भी रैंडम 4 हो, पांचों कैपेसिटर की रैंडम कुछ भी वैल्यू हो तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे जैसे मैंने किया है। अब मैं एक डेटा पे गौर कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको वो वाला क्वेश्चन आ जाए तो फटक से सॉल्व हो। तो वो क्या डेटा मैं बोल रहा हूं कि देखो यहाँ पे ये 5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है। इफ ऐसा हो तो, ऐसा हो तो मतलब ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो ये 2 है, ये 1 है, उल्टा 1 2 2 1 5 10 10 5, ऐसा हो तो यहां का वोल्टेज
प्लस यहां का वोल्टेज, ये बैटरी का वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां का वोल्टेज प्लस यहां का वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज हो जाएगा। याद रखना, आप भूलना मत, ये ट्रिक है यहाँ का, ये इस क्वेश्चन का ट्रिक है। आप जानते हो कि जेई में आपको इतने लंबे क्वेश्चन नहीं देंगे, वो जानबूझ के ऐसे ही वाले क्वेश्चन देंगे, 5 10 10 5 वाले, ऐसे वाले क्वेश्चन देंगे, उल्टा वाला। तो आपको पहले से पता होगा, तो आप इसको x लिख दोगे, तो आप इसको क्या लिख दोगे, 100 माइनस एक्स। इसको x लिख देंगे तो इसको क्या लिखेंगे आप, 100 माइनस एक्स। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, आपके पास एक ही अननोन रह जाएगा, आपके पास एक ही अननोन रह जाएगा, तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, 5 10 10 5, 1 2 2 1, ऐसा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया। मैं एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन लेता हूं एक और, उसमें मैं जानबूझ के मैं एक्स एंड वाई ना लेके मैं ऐसा लूंगा, 5 10 10 5 ले लूंगा, ऐसा वाला क्वेश्चन ले लूंगा, और मैं x लिखूंगा, और मान लो इफ ये 100 है तो ये 100 माइनस एक्स लिखूंगा। अच्छा, यहाँ x लिखा और ये मान लो 200 लेता, तो यहाँ क्या लिखता, 200 माइनस एक्स। पॉज करके ये सारी चीजें साइड नोट में लिख लीजिए, ओके, और फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ओके। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था आपको। दिस इज 3 माइक्रोफैराड, दिस इज 5 3 5 5 3 3 5 5 3, देखो उल्टा हो गया। चलिए, तो पहले मुझे क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी निकालना है। ए एंड बी पॉइंट के अक्रॉस मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या करना होगा, पहला काम तो ए एंड बी के बीच में बैटरी लगा दीजिए। तो मैंने लगा लिया, ए एंड बी के बीच में भाई साहब एक बैटरी लगा लिया बैटरी, यस। अच्छा, बैटरी कितनी वोल्ट की लूँ, मैं 100 का ले लेता हूँ, आपकी जो मर्जी हो, 200 लेना है 200 ले लो, जो भी मर्जी हो आप ले लो, मैं ले रहा हूँ 100 वोल्ट की, मेरी आदत है। अच्छा, 100 ले लिया। अभी जस्ट सीखा था क्या कि देखो 3 5 5 3 है, यहाँ बीच में कुछ भी हो चलेगा, 3 5 5 3 है, तो इसे x लोगे तो इसे क्या लोगे, जो भी बैटरी का EMF है माइनस एक्स, ठीक है, उसे आपने x ले लिया, यहाँ का वोल्टेज आपने x ले लिया, तो यहाँ का क्या लोगे, जो भी बैटरी का वोल्टेज है वो माइनस एक्स। ये हम लोगों ने ट्रिक सीखा था, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद मुझे ऐसा ऑब्जर्वेशन आया ना, IIT के लिए या नीट में भी लेंगे, नीट में इतने बड़े क्वेश्चन तो थोड़ा कम आते हैं, रेयरली आते हैं, ओके, फिर भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा। अच्छा, मान लो यहाँ 200 लेता तो यहाँ क्या लिखते, 200 माइनस एक्स, यहाँ 300 लेता तो यहाँ पे 300 माइनस एक्स, ओके। चलिए, हमारे पास अब एक ही सिस्टम, ये देखो आपको दिख रहा है आइसोलेटेड प्लेट का सिस्टम, यस, 1 2 3, ये तीनों मिलके आइसोलेटेड प्लेट है। बिकॉज एक ही अननोन है मुझे यहाँ पे x, तो मैं एक ही क्वेश्चन लिखूंगा, चलो लिख लेते हैं। तो इस तीनों प्लेट का मिला के चार्ज टोटल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए भाई 0 होना चाहिए, तो पहले इस प्लेट का चार्ज लिखना है। तो पहले रुको, एक चीज तो छूट गया कि 100 वोल्ट की बैटरी है, तो मान लो इसको मैंने 0 मान लिया, लेट मान लिया ये 0, तो ये क्या हो जाता, सर लोअर पोटेंशियल एंड का वोल्टेज प्लस EMF हायर पोटेंशियल एंड का वोल्टेज, तो ये हो जाता भाई साहब 100। अच्छा, इफ ये 100 है तो देखो कनेक्टिंग वायर वहाँ जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाता 100, देखो 100 कनेक्टिंग वायर, तो ये भी क्या हो जाता 100, ओके। वैसे 0 है तो कनेक्टिंग वायर जा रहे हैं, ऊपर भी कनेक्टिंग वायर, नीचे भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ये भी 0 और ये भी 0 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए, अब मुझे क्या करना है, इन तीनों प्लेट का टोटल चार्ज 0 करना है ना। तो कैसे करोगे, इस प्लेट का चार्ज चाहिए तो क्या लिखो, इधर की वोल्टेज x माइनस उधर का वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस, तो आप क्या लिख देते, x माइनस 100 इनटू कैपेसिटेंस इज 3। चलिए प्लस लिख लेते हैं, x इस प्लेट का चार्ज चाहिए अंदर वाले सरफेस पे, तो x माइनस 0 इंटू 5, लिखते हैं x माइनस 0 इंटू 5, फिर प्लस लिख दिया। इस प्लेट का चार्ज चाहिए तो x माइनस इधर का वोल्टेज, तो x माइनस 100 माइनस x क्या हो जाता, 2x माइनस 100, तो मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 100। मैं थोड़ा लिख दिया मन में, आप कर लो रफ में, x माइनस दिस, ठीक है। तो 2x माइनस 100 इंटू कैपेसिटेंस विच इज 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो 3x 5 8x 10x इज इक्वल टू 400, ओके। आप रुक के इसको सॉल्व कर लो, आप कर सकते हैं आराम से। तो x की वैल्यू हो जाएगी 40, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 40, तो मैं लिख दिया भाई 40 आ गई, तो इसको लिख दिया, यहाँ की वोल्टेज क्या होगी, वोल्ट, और यहाँ की वोल्टेज फिर क्या हो जाते हैं 60 वोल्ट।
यहाँ तक क्लियर है। अब चार्ज निकालना है, तो देखो चार्ज तो इस बैटरी से पास हो रहा है इधर से इधर, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ चार्ज पास हुआ, थोड़ा इस पे गया, थोड़ा इस पे गया, मीन्स इन दोनों प्लेट की चार्ज को ऐड कर दो तो वही Q हो जाएगा, है ना। चलो Q निकाल लेते हैं। चलिए भाई, इस प्लेट की चार्ज है तो क्या लिखोगे, इस प्लेट की तरफ का वोल्टेज माइनस इधर का वोल्टेज, मीन्स 100 माइनस 40 इंटू कैपेसिटेंस 3, तो मैंने लिख दिया 100 माइनस 40 इंटू 3, प्लस लगा दिया साइन। इस प्लेट का वोल्टेज है तो क्या लिखो, इधर की वोल्टेज माइनस इधर का वोल्टेज, मीन्स 100 माइनस 60 इंटू 5, तो लिख दिया 100 माइनस 60 इंटू 5। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा, 60 इंटू 3 मीन्स 180 प्लस ये जो 40 इंटू 5 200, ये कितनी हो गई भाई 380 माइक्रो कूलम, है ना। यूनिट डायमेंशन का ख्याल रखना आप। तो हमारा CAB क्या होता है, Q अपॉन V। Q इज चार्ज पासिंग थ्रू बैटरी, बैटरी का EMF, तो Q कितनी आई 380 माइक्रोकूलम, और बैटरी की EMF कितनी लिखी है मैंने 100 वोल्ट, डिवाइड करेंगे क्या जाएगी 3.8 माइक्रो फराड। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो रिलेटिवली फास्ट हो गया हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व करने में। मैं X और Y लेता तो भी यही आंसर आता, थोड़ा लेकिन लेंदी स्टेप हो जाता। बट ये X एंड बैटरी का EMF माइनस X कब ले सकते हो, इसका ध्यान रखना। जब या ये इज टू ये देखो 3 5 5 3 ऐसा है, तो मान लीजिए 3 5 और 5 8 होता तो ऐसा नहीं करते, फिर Y लेना पड़ जाता आपको। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। इसको पॉज करके आप पहले लिख लीजिए। ओके, पॉज करके लिखिए। सब हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, बट यहाँ पे मैंने लिखा बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कंडीशन किसको कहते हैं, कब कहते हैं कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, ठीक है, कब कहते हैं उसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए आप यहाँ पे मैंने देखो C1 लिख दिया कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस C2, ये C3, C4 और ये C5 एग्जैक्टली पहले जैसा है। बट यहाँ पे क्या लिखा देखो, इफ C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। अच्छा, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बीच में पूछा जाएगा, A एंड B के बीच में। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, A एंड सॉल्व करना हो बेसिक से, तो मैं क्या करता हूँ A एंड B के बीच में बैटरी लगा दूंगा, है ना, बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, है ना। इससे चार्ज पास होता Q, तो कहते हैं Q अपॉन V जो होगा ये A एंड B के क्रॉस इस सिस्टम का C इक्विवेलेंट होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या हो, बैलेंसिंग कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज के क्या होती है वो समझते हैं, बाद में प्रूव भी कर दूंगा आपको, ठीक है। तो इफ आप ऐसा देखा, ये वाला सर्किट देखा, देखो C1 किसके बीच में, A एंड P के बीच में है, P एंड B के बीच में C2 है, A एंड Q के बीच में C3 है, Q एंड B के बीच में C4 है, एंड P एंड Q के बीच में C5, मतलब 5 कैपेसिटर है हमारे पास। और वो कितने पॉइंट्स है हमारे पास इसमें, A B P एंड Q किसके बीच में पूछा गया है, A एंड B के बीच में पूछा गया है। ये सारी चीजें हम लोग याद रखेंगे। तो ये लिखा इफ C1 अपॉन C2 मीन्स ये अपॉन ये इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 मीन्स ये अपॉन ये हो तो, ऐसा हुआ तो। और जब आपको A एंड B के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा तो आप कहेंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट Q हो जाएगा, ठीक है। इफ ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इफ ऐसा है तो वैसा हो जाएगा। ओके, इस वाले सर्किट में तो हम लोग कहेंगे इफ C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 है तो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट Q। ऑब्वियसली इफ पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड Q सेम हो गया तो C5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, 0 होगी, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस C5 के अक्रॉस क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो C5 पे चार्ज क्या हो जाएगी, 0 होगी, क्योंकि चार्ज ऑन कैपेसिटर होता क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इफ P एंड Q का पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, इसलिए चार्ज ऑन C5 0 हो जाएगी। अच्छा, इस पे चार्ज ही नहीं है तो इस कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को उठा के फेंक देते हैं। तो आप क्या करते हैं, इसको उठा के फेंक देते हैं। अंडरस्टूड, क्या करना है आपको, इसको उठा के हटा दो सर्किट में, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इफ मैं हटा देता, उसको हटा दूं तो फिर सर्किट कैसा हो जाएगा, ठीक है। पहले आप क्या करो, पॉज करके इसको लिख लेंगे आप, है ना। तो मैं यहां लिख लेता हूं, उसको हटा देता तो क्या होता, ये है C1, ये है C2, C1 C2 C3 C4 और ये पॉइंट था A एंड ये पॉइंट था B।
है ना, और ये पॉइंट था P और ये पॉइंट है Q। ऐसा कब करोगे याद रखना, जब C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 हो तो हम लोग जान जाएंगे करके कि यहाँ की पोटेंशियल यहाँ की पोटेंशियल सेम हो जाती है। कैसे हो जाएगी आप सॉल्व करके देखा, जैसे पहले के क्वेश्चन किया था एक्स वाई लेके किया, यहाँ पे एक्स वाई लेके करते तो सेम ही आ जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल सेम हो जाती है तो इस पे चार्ज जीरो हो जाती है, इसलिए इस कैपेसिटर को हटा दीजिए। एज इफ कि ये रखा हुआ ही नहीं है, इस पे तो कोई काम की चीज़ नहीं है, इसको हटा दिया मैंने, तो ये सर्किट ऐसा हो गया। अब देखो क्या, अब तो सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन हो गया भाई। देखो C1 C2 किस में है, सीरीज में है, क्योंकि कोई जंक्शन नहीं है, तो C1 C2 को सॉल्व कर लेंगे। तो A एंड B के अक्रॉस आप C1 C2 को सॉल्व करेंगे सीरीज में, है ना। तो बताइए क्या लिखेंगे आप, तो क्या लिखते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। मीन्स A एंड B के अक्रॉस इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर रखना है, तो आपको कौन सी कैपेसिटर रखनी पड़ेगी, ये वाली कैपेसिटर। वैसे ही अब बताओ क्या C3 C4 भी सीरीज में है? हाँ, क्यों है, क्योंकि जंक्शन नहीं है बीच में, तो आप कहेंगे C3 एंड C4 भी सीरीज में है। और C3 एंड C4 को हटा के एक कैपेसिटर रखना हो तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए, C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4, राइट। यस, A एंड B के क्रॉस। चले भाई साहब, अब बताओ A एंड B के क्रॉस ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, A एंड B के क्रॉस ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, तो आप कहोगे कि सर ये ऊपर वाला कैपेसिटर भी A एंड B के क्रॉस है, नीचे वाला भी कैपेसिटर A एंड B के क्रॉस है, इसलिए ये दोनों कैपेसिटर तो पैरेलल में है। ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल में है। और पैरेलल में इक्विवेलेंट होता क्या था, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसा होता था, तो आप कहेंगे सर पैरेलल में इक्विवेलेंट तो दोनों को ऐड कर लेते, तो आप क्या लिख देते, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। इसका मतलब हुआ कि A एंड B के क्रॉस इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक ही कैपेसिटर रखना हो तो आप कौन सा कैपेसिटर रखेंगे, ऐसा कैपेसिटर रखेंगे जिसकी कैपेसिटेंस ये हो। Isn't it? This is our answer. Yes, this is our answer. I hope आपको प्रोसेस समझ में आया। ये लॉजिक मैंने अभी बताया नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, राइट, बट प्रोसेस समझ में आ गया आपको। ओके, चलिए इसको पॉज करके पूरा पहले लिख लीजिए हमारा आंसर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको पूरा लिख लीजिए आप पहले। ओके, चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ और मैं ये प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि इफ ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करते हैं, हम लोग मिलकर ट्राई कर सकते हैं। चलिए भाई, तो ऐसा करने के लिए मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, यहाँ की पोटेंशियल को x लिख दिया, ये रहने दो Vp लिख देता हूँ यहाँ की पोटेंशियल, और यहाँ की पोटेंशियल को मैं लिख देता हूँ Vq। ये V वोल्ट का है, इफ़ ये 0 है तो इसे क्या लिख देता, आप V लिख देते, तो ये कनेक्टिंग वायर है, ये V हो जाता, ये पॉइंट भी V हो जाता, राइट। ये 0 है तो कनेक्टिंग वायर है तो ये भी 0 हो जाता और ये भी 0 हो जाता। यहाँ तक क्लियर है अपने को? यस। फिर से हम लोग क्या करते, आइसोलेटेड प्लेट्स बना लेते, जैसे हम लोग को किया था, बस वैसे ही प्रूव कर लेते हैं। बस प्रूव करने के बाद क्या होता है, दिल को तसल्ली हो जाती है। बाकी तो कैसे सॉल्व करना है बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज को, वो तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये तीन ऊपर के तीन प्लेट का नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो इस प्लेट का चार्ज कैसे निकालते हैं, Vp माइनस V इंटू कैपेसिटेंस। मैं लिख देता Vp माइनस V इंटू कैपेसिटेंस कितनी है, C1, वैसे लिखता प्लस Vp माइनस 0 इंटू C2, इस प्लेट की चार्ज हो जाती है, लिख देते हैं Vp माइनस 0, Vp रख दो इंटू C2 प्लस इस प्लेट की चार्ज, तो Vp माइनस VQ इंटू C5, लिख देता Vp माइनस VQ इंटू C5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, राइट। अच्छा, अभी जस्ट मैंने बोला कि Vp इज इक्वल टू VQ हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्दर मॉडिफाई करता मैं, तो लिखता Vp माइनस V इंटू C1 प्लस Vp इंटू C2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में इसे लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, Vp इज इक्वल टू VQ है, और मैं उल्टा प्रूव कर दूंगा, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 हो जाएगा फिर, ठीक है। वैसे ही इस आइसोलेटेड सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या लिख देंगे, 0। चलिए इस प्लेट का क्या लिखते हैं, तो लिखते VQ माइनस V इंटू C3, मैं लिख दिया VQ माइनस V इंटू C3 प्लस इस प्लेट का चार्ज क्या लिखते हैं, VQ माइनस 0 इंटू C4, VQ माइनस 0 रहने दो इंटू C4 प्लस इस प्लेट का चार्ज क्या लिखते हैं, VQ माइनस VP इंटू C5,
तो VQ माइनस VP इंटू C5 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये भी 0 हो जाएगा। हम लोगों ने मान लिया है कि इफ VP माइनस VQ है, सॉरी VP इज इक्वल टू VQ है, तो वो रेशियो आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, तो हमारा इक्वेशन अभी क्या हो जाता है यहाँ पे, VQ माइनस V इंटू C3 प्लस VQ इंटू C4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। आई होप यहां तक समझ में आ गया आपको। यस, मुझे तो समझ में आ गया। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से समझना आप इसको, बड़ा सिंपल से चीज होने वाली है। यस, चलो मैंने लिखा VP माइनस V C1 इंटू C1 और इसको राइट में ले गया, तो क्या लिख देता माइनस VP इंटू C2। वैसे यहां जाओ तो मैं लिखता VQ माइनस V इंटू C3 इज इक्वल टू, इसको राइट में ले जाता तो माइनस VQ C4। और हमने ने क्या माना है, इफ मैंने देख दिया था VP इज इक्वल टू VQ है तो देन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, डिवाइड करोगे तो VP VQ इक्वल है, तो VP माइनस V VQ माइनस V एक ही बात होगी, ये दोनों कैंसिल हो जाता। तो क्या लिखते हैं, C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू, यहां देखो VP VQ इक्वल है तो ये सब कैंसिल हो जाता, तो क्या जाता C2 अपॉन C4। ओके, अब देखो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहां उसको उधर ले जाओ, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 हो गया, ठीक है। इफ ऐसा हुआ तो ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा भी आप प्रूव कर सकते हो, इफ ऐसा हुआ तो वो भी आ जाएगा आपको। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई। आप लोग क्या कीजिए, पॉज करके इसको एक बार लिख लीजिए, क्योंकि एक बार करेंगे नहीं, ये सब छोटे छोटे स्टेप ना दिमाग में आ जाएंगे तो जेई वाले कुछ भी आपको वेरिएशन देंगे तो आप करने में आपको कंफर्टेबल रहेगा, आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, इसलिए पॉज करके इसको प्लीज पहले लिख लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मुझे फिर से A एंड B के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। ओके, ये देखो 3 माइक्रोफैराड, ये 6, 12 और ये 3 गिवन है। आपको सी इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B निकालना है। तो आप पहले से देखो, अरे यार यहाँ पे AB, यहाँ पे PQ 4 पॉइंट आ गए, तो पहला शक क्या होना चाहिए, अरे यार व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, ये क्या हो सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है ना। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज में अच्छा एक कॉमन मिस्टेक होती है, मैं पूछता ये 3 और ये 6 क्या अभी सीरीज में है, क्योंकि नहीं सर अभी तो नहीं है सीरीज में। क्यों, बीच में जंक्शन है, देखो एक वायर ऐसा नहीं जा रहा, बीच में एक जंक्शन भी तो आ रहा है ना। पूछा जाए 6 एंड 12 सीरीज में है क्या, नहीं सर बीच में जंक्शन में। अभी तक के डायग्राम के अकॉर्डिंग आप नहीं कह सकते हो कि 3-6 सीरीज में, 6-12 सीरीज में, बाद में बोल पाओगे जब इसको मैं रिमूव करूंगा, है ना। चलिए लेट, तो हमने देखा पहले डिसाइड करो क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या अनबैलेंस्ड है। तो हमने देखा ए, और इसको मान लो मैं P लिख देता हूँ, राइट, अपने सिंप्लिसिटी के लिए AP एंड Q, है ना। देखो AP के बीच में C1 था, PB के बीच में C2 था, तो C1 इज टू C2 क्या हो जाएगा, 3/6 इज इक्वल टू, देखते हैं AQ के बीच में C3 था, QB के बीच में C4 था, तो C3/C4 मीन्स 6/12 है क्या, यस है। ये भी 1/2, ये भी 1/2 है, यस। इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। इफ ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो आप क्या कहोगे कि पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट Q, यस। दूसरी बात क्या बोलोगे, सर पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट Q होगा, इसका मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, ये भी बोल सकते हैं, यस। इफ इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इस पे चार्ज कितनी होगी, 0 होगी। ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं ना। अच्छा, कब इस पे चार्ज 0 कब होगी, जब A एंड B के अक्रॉस पूछा गया या A एंड B के अक्रॉस बैटरी है तो, है ना। कोई भी मैं रैंडम कुछ पॉइंट ले लिया तो उसको आंसर नहीं करेंगे आप ऐसा। A एंड B के बीच में बैटरी है या A एंड B के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर पूछा गया तो आप कहेंगे P एंड Q का पोटेंशियल सेम होगा इस केस में, एंड बिकॉज पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इस पे चार्ज 0 है, ऐसे कैपेसिटर को हटा लिया कीजिए। तो हम लोग हटा लेते हैं, पहले पॉज करके डायग्राम बना लो, मैं इसी डायग्राम में हटा लेता हूँ। ओके, चलिए आप पॉज करके इसको पहले बना लीजिए, पहले चेक कर लीजिए ये बैलेंस्ड है या नहीं है, चेक कर लिया फिर हटा लेते हैं। तो हटा लिया मैंने। अपने को तो सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो बीच में था इस पे चार्ज बताओ, तो 0 बोल देते इस केस में, चेक करके बैलेंस्ड है तो, अनबैलेंस्ड होता तो नहीं कहते 0। चलिए अब बताओ क्या ये 3 एंड 6 सीरीज में है, कहेंगे हाँ सर अब तो है, क्योंकि यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है, तो 3 एंड 6 सीरीज में है।
क्या 6 and 12 भी सीरीज में है? कहेंगे हाँ, क्योंकि इसके बीच में कोई जंक्शन नहीं है। अच्छा, सीरीज का फॉर्मूला याद करो, 2 के लिए क्या लिखते थे? C1 अपॉन C1 प्लस C2। तो चलो A एंड B के बीच में इन दोनों को हटा के मुझे C इक्विवेलेंट लिखना होता तो क्या लिखता? C1 मीन्स 3 इंटू 6 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 18/9 इज 2 माइक्रोफैराड। इसका मतलब हुआ A एंड B के बीच में इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर रखना हो तो आप क्या रखेंगे? 2 माइक्रोफैराड का रखेंगे। अच्छा, चलिए नीचे A एंड के B के बीच में ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में हैं। यस, क्योंकि इनके बीच में जंक्शन नहीं है। तो C इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं इन दोनों का? लिखते C1 C2 में 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, तो होगी 72/18 मीन्स 4 माइक्रोफैराड। तो ये 4 माइक्रोफैराड होगी। ओके, अब मैं क्या करता हूं, देखो A पॉइंट ये लिया, B पॉइंट ये लिया। A एंड B के बीच में इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर रखना हो तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रखनी चाहिए? 2। तो मैंने रख दिया कि भाई वो 2 माइक्रोफैराड मैंने रख दिया उन दोनों को हटा के। वैसे ही बड़ा लिख देता हूं मैं, 2 माइक्रोफैराड। चलिए, इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर रखना है तो कितनी की रखनी होगी? तो कहेंगे 4 माइक्रोफैराड की रखनी होगी, 4 माइक्रोफैराड की। अब बताइए क्या ये 2 and 4 आपस में पैरेलल में है? एकदम बच्चों की तरह सोच लो मन में। अच्छा, बच्चों की तरह सोचने का मतलब होता है बहुत ही सिंपल वे में सीखना। एंड सिंप्लिसिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग टू अचीव। सिंप्लिसिटी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग टू अचीव। आसानी से आता नहीं है जब तक आपके पास अच्छी नॉलेज ना हो। तो ये पॉइंट ए है तो देखो कनेक्टिंग वायर है तो ये भी ए लिख दोगे। ए पॉइंट ये है तो ये भी ए लिख दोगे, कनेक्टिंग वायर है। ये बी है तो ये भी बी है, कनेक्टिंग वायर से ये भी बी है। आप कह सकते हो सर ऊपर वाला कैपेसिटर तो 2 माइक्रोफैराड ए एंड बी के क्रॉस है, नीचे वाला कैपेसिटर भी ए एंड बी के क्रॉस है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है। सिंपल सी बात है। ये पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो दोनों को ऐड कर लेते। तो 2 + 4 माइक्रोफैराड मीन्स 6 माइक्रोफैराड, हमारा ये आंसर हो गया। अच्छा, ये आंसर करने से सिंप्लिसिटी फायदा क्या होता है? ये मन में कर लोगे। मैं तो आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए इतना सिंपल स्टेप ले रहा हूँ। ये सारे स्टेप आप देखोगे, गौर से देखोगे, आप मन में ले सकते थे। इस तरह से इसका आंसर आप लिख लो, पॉज करके इसका आंसर आ गया 6 माइक्रोफैराड। ओके, चलिए लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करना सीख लिया। अब वो जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको बुक में मिलते हैं। अपने को क्या होता है, ये देखने की आदत से ये दिखता है तो हम लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज दिख जाता है, बट इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगे। आपको उसको भी पहचानना आना चाहिए और पहचान के फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। पहचानने का सिंपल तरीका क्या है कि देखो ए एंड बी के जिसके अक्रॉस पूछे उसको ए एंड बी बोल दो। मतलब कुछ भी पूछा जाए, जिसके अक्रॉस जिस 2 पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट पूछा उसको ए एंड बी बोल दो। बाकी देखोगे तो आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट मिलेंगे, है ना, 2 अननोन पॉइंट मिल जाएंगे। एक को P लिख देंगे, एक को Q लिख देंगे। ठीक है, अब देखें A एंड P के बीच में C1, P एंड B के बीच में C2, है ना, A एंड Q के बीच में C3, Q एंड B के बीच में C4 एंड P एंड Q के बीच में C5 है। और इफ आपको दिख गया कि A एंड P के बीच का कैपेसिटर जिसको C1 बोला, C1 is to C2 is equal to C3 upon C4, ऐसा दिख गया आपको, तो आप कह देंगे ये बैलेंस्ड है, तो P एंड Q का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और हटा देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब डिफरेंट फॉर्मेट दिखाने की मैं ट्राई करता हूं इसमें। बस इसी ज्योमेट्री को इधर उधर घुमाता रहूंगा। बस आप देखो, इसको A लिख दिया। आप देखोगे तो आपको समझ क्लिक हो जाएगा कि ऐसा सर इनफाइनाइट डायग्राम बना सकते हैं। तो मैं जो कुछ फेमस डायग्राम होता है वो बना देता हूं। ओके, अब मुझे पता करना है A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, देखो पहला A एंड P के बीच में मैंने बना दिया C1, लिख दिया C1। P एंड B के बीच में C2, C2 लिख दिया। A एंड Q के बीच में C3, C3 लिख दिया। Q एंड B के बीच में C4, C4 लिख दिया। एंड P एंड Q के बीच में C5, C5 लिख दिया। ऐसा भी दिखा तो आप कहेंगे सर ये भी तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। हाँ है, बिल्कुल है। चलिए आगे करें। चलो नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं। मैंने यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे Q लिख दिया, यहाँ पे P लिख दिया और यहाँ पे B लिखा। A एंड B के बीच में निकाला है। देखो ध्यान समझो, ऐसा। चलो पहले देखो A एंड P के बीच में मैंने एक कैपेसिटर बना दिया C1, P एंड B के बीच में C2, देखो A एंड Q के बीच में C3, Q एंड B के बीच में C4 है, Q एंड B के बीच में C4 है, एंड P एंड Q के बीच में C5 है।
ये भी बीट स्टोन ब्रिज है भाई। आप कैसे कहते, इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा जाता था, नोन खोज लेते पी एन क्यू, नाम रख लेते। आप जानते हैं ए एन पी के बीच में C1 होता है, कि पी एन बी के बीच में C2 होता है। ए एन क्यू के बीच में जो भी रहा उससे C3 लिख दो, क्यू एन बी के बीच में जो भी रहा उससे C4 लिख दो। और आपको दिख गया C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 दिख गया। तो आप कहेंगे पी एन क्यू का पोटेंशियल सेम हो जाएगा सर, C5 को उठा के C5 को उठा के फेंक देंगे। जैसे इसको मिटा के देखो आपको दिखेगा C1 C2 सीरीज में, C3 C4 सीरीज में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या करें, हाँ ऐसा कर लेते हैं। देखो ड्रॉ करके मैं ऐसे ही बनाता जाऊंगा डायग्राम। सपोज एक को मैंने ए बोल दिया, यहाँ को ए बोल दिया, इधर वाले को बी बोल दिया, ओके। एंड मैंने इधर वाले को, इस पॉइंट को पी बोल दिया और इस पॉइंट को क्यू बोल दिया, ठीक है। चलो भाई ऐसे मतलब रैंडम मतलब इतना भर भर के हम लोग पॉइंट बनाएंगे तो आपको देख कर अच्छा लगा, ओके इतने सारे पॉसिबल है और सिंपल है। चलो बताओ ए एन पी के बीच में क्या बनाते हैं, तो ए एन पी के बीच में मैं बना देता C1, जो भी रहता उसको C1 कह देता। पी एन बी के बीच में तो आप कहते हैं सर पी एन बी के बीच में तो C2 होता है। चलिए ए एन क्यू के बीच में C3, क्यू एन बी के बीच में C4, ठीक है। C5 किसके बीच में, पी एन क्यू के बीच में। या तो मैं यहीं पे अंदर में बना लूंगा, या मेरी मर्जी मैं पी एन क्यू को इधर भी बना सकता हूं, है ना, ऐसा। इसे लिख दिया C5। ऐसा दिखने के बाद तो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता ये बीट स्टोन ब्रिज है, जबकि है। ए एन पी पी एन बी में C1 अपॉन C2 आपको दिख जाए, C3 अपॉन C4 है, तो पी एन क्यू का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। C5 को हटा देंगे और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको दिख जाएगा ए एन बी के बीच में ये दोनों सीरीज में है, ए एन बी के बीच में ये दोनों सीरीज में, एक्सेट्रा, है ना। वो तो हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा। आई होप ये भी फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट करते हैं। ये दो फॉर्मेट हम लोगों ने, सॉरी कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 हो गए अभी तक। पांचवा छठा भी करते हैं। पहले आप क्या करो, पॉज करके इससे लिख लो, फटाफट लिख लो। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक स्पेस आप, मैं सामान के चलता हूँ, आपने पॉज करके इसे लिख लिया था, मैं एक स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे, इसको हटा के। नेक्स्ट फॉर्मेट की तैयारी करता हूँ मैं, आप तब तक लिखते चले जाओ। चलो भाई ए पी, मैंने ए लिख दिया, इसे पी लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने क्यू नीचे वाले को लिख दिया एंड बी इसको लिख दिया। चलो ठीक है, और मुझे ए एंड बी के बीच में निकालना है। तो ए एंड बी के बीच में बैटरी बनाना मत भूलना जब सॉल्व करते हैं तो। चलो भाई पहला C1 किसके बीच में है, कहेंगे ए एंड पी के बीच में C1 है। एंड पी एंड बी के बीच में क्या है भाई, C2, पी एंड बी के बीच में है C2, ओके। तो कैसे बनाए भाई, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहां से ले लेता हूँ, ठीक है। यहां से ले लिया मैंने, रुको ऐसे नहीं लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ जोड़ देता हूँ इसे। ये हो गया C2। मतलब डिसाइडिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना, और कुछ करने ही नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। चलो भाई ए ऐसा बना लिया, रुको एक मिनट चेंज कर लेता हूँ, इस पार्ट को मैं चेंज करता हूँ, रुको ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है हमारा। सपोज इसको मैंने ए लिख दिया, इसको मैंने पी लिख दिया, ओके। इस वाले पॉइंट को क्यू लिख दिया मैंने, ठीक है, और इस वाले को बी लिख दिया। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, नहीं तो पहले जैसा बन जाता वो। चलो ए लिख दिया, इधर बी लिख दिया। चलो भाई ए एंड पी के बीच में क्या है, तो आप कहते हैं सर C1 है, ठीक है। पी एंड बी के बीच में क्या है, तो कहते हैं आप C2 है सर, है ना। ए एंड क्यू के बीच में क्या है, तो आप कहते हैं सर C3 होता है। क्यू एंड बी के बीच में क्या होता है, तो आप कहते हैं सर ये तो C4 होता है। पी एंड क्यू के बीच में क्या होता है, तो मैं ऐसे जानबूझ के देखो थोड़ा टेढ़ा मेरा ऐसे रैंडम सा बना के ऐसे ले आया, है ना। तो आप कहते हैं सर ये C5 होता है ना।
फिर से यहाँ पे वही होता, मैं पूछता ए एंड बी के बीच में बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, तो आपको पहचानना पड़ता ये पॉइंट ए है, अच्छा ये पी है तो ये भी पी होता। देखो C1 है ए एंड बी के बीच में, पी एंड बी के बीच में C2 है, ए एंड क्यू के बीच में जो भी रहा C3 लिख दिया, क्यू एंड बी के बीच में जो भी रहा C4 लिख दिया। और देख लिया कि C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 है, तो आप कहेंगे P एंड Q इक्वी पोटेंशियल हो जाता, तो इसके इस C5 के अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं रहता, तो आप कहते भाई इसको हटा लेते और सीरीज पैरेलल में फिर से सॉल्व हो जाता है ना। ये मुझे ऐसे फॉर्मेट मुझे दिखे तो मैंने आपके सामने रख दिया। ऐसे तो डिजाइनिंग कर करके बैठ जाओ, 4 पॉइंट ले लो और हज़ारों तरह के आप डायग्राम बना सकते हैं, और आपको कॉमन पॉइंट जो मैंने समझाया जैसे सोचना होता है वैसे सोचेंगे। ओके, इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग एक प्रॉब्लम लेके देखते हैं, समझते हैं या नहीं समझते हैं। देखो मैंने ए एंड बी पॉइंट लिया, इसके बीच में बैटरी लगा दी 100 वोल्ट, या जिस पॉइंट के अक्रॉस में बैटरी लगाऊंगा उसी को आप कह देंगे ए एंड बी, राइट। चलिए इस पॉइंट को मैं मान लो लिख देता हूँ P, एक मिनट, इस पॉइंट को लिख देता हूँ मैं P और इस पॉइंट को लिख देता हूँ मैं Q। ओके, P एंड Q। चलिए बताइए ये 12 माइक्रोफैराड किसके बीच में, तो कहेंगे ए एंड P के बीच में 12 माइक्रोफैराड, P एंड B के बीच में है 6, तो ए एंड P के बीच में जो होता था वो C1, P एंड B के बीच में होता था वो C2, वैसे ए एंड Q के बीच में होता था वो C3 एंड Q एंड B के बीच में होता था वो C4। देखते हैं C1 अपॉन C2 क्या है, 12 अपॉन 6 इज 2, C3 अपॉन C4 क्या है, 6 अपॉन 3 इज 2। तो यहाँ पे मुझे दिख गया C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 है। इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी सेम, तो Vp इज इक्वल टू VQ। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट P एंड Q विल बी 0, तो P एंड Q का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। इफ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो उस पे चार्ज क्या होगी, तो आप कहेंगे चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड। एक्चुअली होता क्या, किसी कैपेसिटर पे चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, और उसकी वैल्यू किससे लिखते हैं, तो C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस तो है बट पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसलिए ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप क्या लिखते हैं, चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड इज 0। अंडरस्टूड, चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड इन दिस केस विल बी 0। ओके, चलिए पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। मैं इसको पॉज करके आप लिख लेना, मैं इसको रब करके फिर से नया क्वेश्चन लिखता हूं। जानबूझ के आपके सामने मैं क्वेश्चन बना रहा हूं ताकि आपके ब्रेन में ये जाए कि क्वेश्चन मेकिंग कैसा होता है। चले, मैंने ये डायग्राम बना लिया, मैंने 3 2 5 कैपेसिटर लिए और पांचों की कैपेसिटेंस क्या रख दी, C, सबकी कैपेसिटेंस सेम रख दी, सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं। और मैंने पूछा फाइंड द C इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट A एंड B, या जिस पॉइंट के अबाउट पूछा जाए उसी को A एंड B बोल देने का है ना। तो A एंड B का क्रॉस C इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप देखें कि सर A B P Q आ गया, मतलब A एंड P के बीच में मान लो ये पॉइंट लिखा ही नहीं रहता है ना, ऐसे लिखा ही नहीं रहता, आपके पास 4 पॉइंट हो जाते, 2 पॉइंट के जिसके बीच में पूछा गया उसको A एंड B लिख दो, तो एक को P लिख देते, दूसरे को Q लिख देते। अच्छा, ये फॉर्मेट तो मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मेट में बताया था कि ये भी एक फॉर्मेट होता ही है। चलिए क्या लिखते हैं, देखो A एंड P के बीच में होता है वो से क्या लिखते हैं आप, C1, P एंड B के बीच में होता है वो से C2, A एंड Q के बीच में होता है तो वो C3, Q एंड B के बीच में होता है वो C4। चेक करो क्या C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C4 है, हाँ है। C1 अपॉन C2 1 है, C3 अपॉन C4 भी 1 है, ऐसा है। ऐसा होने का मतलब क्या हो जाता है कि आप A एंड B के क्रॉस एक बैटरी जोड़ते तो P एंड Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाता है, या P का पोटेंशियल Q का पोटेंशियल सेम आ जाता। तो इस कैपेसिटर जो है ये C5 हो जाता, P एंड Q के बीच में होता है तो वो C5 हो जाता है। तो इस कैपेसिटर पे कितनी चार्ज होती है, 0 होती है। तो ऐसे 0 वाले चार्ज को क्या करते हैं, आप हटा देते। अच्छा, पहले आप क्वेश्चन पॉज करके लिख लेना, फिर सोल्यूशन में ऐसे हटाना, ओके, या एक नया डायग्राम बना लेना। मैंने हटा दिया। अब ध्यान से देखो,
अब देखो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में है क्या? हाँ है सर, एक ही कनेक्टिंग वायर आ रहा है, बीच में कोई जंक्शन नहीं है. देयर इज नो जंक्शन बिटवीन C1 एंड C2 नाउ, राइट? सो वी कैन से दैट दे आर इन सीरीज. और दो कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो उसका फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है. और दो आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में हो तो आप क्या लिख देंगे? C/2 डायरेक्ट, है ना? C/2 है ना, याद होना चाहिए आपको. चलिए, तो मैंने A एंड B के बीच में दो कैपेसिटर हैं C1 C2, इन दोनों को सॉल्व किया तो मैं क्या लिख देता? C/N वाला फॉर्मूला. आइडेंटिकल कैपेसिटर होते हैं सीरीज में तो आप क्या लिखते हैं? C/N लिख लेते हैं, C इक्विवेलेंट सीरीज में हो तो, राइट? वैसे ही अब देखो ये कैपेसिटर C3 एंड C4 क्या ये भी सीरीज में है? तो कहेंगे हाँ है. कैसे सीरीज में? कहोगे सर ये इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन नहीं है. सर एक ही कनेक्टिंग वायर तो घूम फिर के यहाँ आ रहा है, कोई जंक्शन नहीं है, राइट? तो वो दोनों भी किस में हो गए? तो आप कहेंगे वो दोनों भी सीरीज में हो गए. दो आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में है तो डायरेक्ट C/2 लिख दो. तो इसकी कैपेसिटर C, इसकी भी C/2. तो मैंने इसे लिख दिया C/2. क्या आपको ये दिख रहा है? ये दोनों पैरेलल में है. कहेंगे हाँ सर पैरेलल में है. ये वाला कैपेसिटर भी A एंड B के अक्रॉस है, ये वाला कैपेसिटर भी A एंड B के अक्रॉस, इसलिए पैरेलल में है. अच्छा, पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होता था? तो दोनों को ऐड कर लेते. तो क्या लिखते? C/2 प्लस C/2 क्या हो जाती? C. Got my point? Yes, and this is going to be our answer. Okay? चलिए पॉज करके इसको लिख लीजिए. ओके, चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देखिए ये कुछ तो मैंने बना दिया. कितने कैपेसिटर? 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर हो गए यहाँ तो. और आपको मैंने पूछा A एंड B पॉइंट के अक्रॉस आपको C इक्विवेलेंट निकालना है. तो आप कैसे करेंगे? तो पहले पॉइंट चूज कर लीजिए. तो देखिए ये पॉइंट A है, ये B है. अच्छा ये पॉइंट A है तो क्या इसे मैं A बोल सकता हूँ? इसे A बोल सकता हूँ? कहोगे नहीं सर उसे A तो नहीं बोल सकता. अच्छा ये B है तो क्या इसे B बोल सकता हूँ? नहीं. क्यों? क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया है. इसको कुछ यूनिक नाम रखना होगा. लेट इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने P. ओके, चलिए P हो गया. चलो अब इस पॉइंट पे आते हैं. अच्छा ये P है तो क्या उसे P लिख दूं? नहीं. कहोगे सर बीच में कैपेसिटर आ जा रहा है. ये A है तो क्या उसे A लिख दूं? कहोगे नहीं सर कैपेसिटर आ जा रहा है. अच्छा ये B है तो क्या उसे B लिख दूं? नहीं, बीच में कैपेसिटर आ जा रहा है. सेम लॉजिक हमेशा चल रही है. तो इसका कुछ अलग नाम रखना होगा तो मैंने रख दिया Q. ओके, तो पूरा जो सर्किट है इसमें 4 पॉइंट हो गए A, B एंड P एंड Q. अच्छा गौर से देखो, मुझे A एंड B के अक्रॉस निकालना है. A एंड B के अक्रॉस देखते हैं. देखो AP PB दिख रहा है आपको? AP एंड PB, AP PB. ओके, चलिए आगे देखते हैं. AQ QB, राइट? AQ QB, राइट? ये दिख रहा है आपको? तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा लेता हूँ. देखो इसको मिटा लेता हूँ. इसको मिटा लिया मैंने. ध्यान से समझना आप. इफ इसको मैं मिटा लेता हूँ, अपना क्वेश्चन तो वही है. A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है. देखो ध्यान से, AP PB, इसको मैं C1 बोल देता, इसे मैं C2 बोल देता. चलो लिखते जाते हैं ना, आपको कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा. तो सर ये तो हमारा C1 हो गया और ये हो गया हमारी C2. देखो AQ QB तो ये हो गई C3 और ये हो गई C4. एंड P एंड Q के बीच में होता है, इसे मैंने लिख दिया C5. चेक करो, देखो क्या मैंने C1 अपॉन C2 क्या है? 1, C अपॉन C1 हो जाता. अच्छा C3 अपॉन C4 क्या है? C अपॉन C1 हो जाता. यस. If C1 upon C2 is equal to C1 upon C2 is equal to C3 upon C4, तो आप कहोगे ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है. मान लो ये क्वेश्चन होता, सिर्फ यही होता तो आप क्या कहते हैं? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है. तो आप कहते हैं कि A एंड B के बीच में सर बैटरी लगा लेता, A एंड B के बीच में बैटरी लगा लेता तो P एंड Q का जो पोटेंशियल होता वो सेम होता. तो P एंड Q का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता. तो आप कहते हैं इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, आप इसको मिटा लेते, है ना? इसको क्या कर लेते? आप मिटा लेते. इस पे कोई काम की चीज नहीं है. तो मैंने ये डायग्राम में इस C को हटा लिया. ठीक है, क्यों हटाया समझ में आया? क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो चुका है. चलिए भाई, हो गया. चलो मैं थोड़ा सा इसे लिख लेता हूं फिर से. ये हमारा था C और ये भी हमारा है C. अब ध्यान से देखना, गौर से देखना. देखो AP PB दोनों क्या सीरीज में है? ये दोनों क्या सीरीज में है? कहोगे हाँ सर है, सीरीज में है.
तो सर ये भी सी है और ये भी सी है और बीच में कोई जंक्शन नहीं है ना। देखो सीरीज में क्यों है, क्योंकि इस कैपेसिटर के बीच में अब जंक्शन नहीं है, उसको हटाने के बाद जंक्शन नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में है। तो सी और सी सीरीज में है, तो मैं अलग से पॉइंट बना लेता हूँ, ए लिख देता हूँ, इसे मैं बी लिख देता हूँ, राइट। तो और एक पी है एंड एक क्यू है ना हमारा। तो पहले देखो इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ। तो आप सी और सी सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट क्या जाता है, C/2 है ना। आप याद करो आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता है C/n। तो यहाँ पे C/n मतलब C/2। तो ए एंड बी के बीच में इन दोनों को हटा के मुझे एक कैपेसिटर लगाना है, तो वो कितना का लगाना चाहिए, C/2 का लगाना चाहिए। चलो हटा दूंगा इसको। चलो वैसे ही देखो AQ QB, देखो क्या ये दोनों कैपेसिटर के बीच में जंक्शन है, तो कहोगे अब तो नहीं रहा सर, उसको हटाने के बाद तो नहीं रहा। अब ये क्या है, ये दोनों सीरीज में ही है। तो सी और सी सीरीज में क्यों, क्योंकि जंक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में। चलो सी एंड सी का दो कैपेसिटर हैं जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी इन दोनों की, तो कहोगे सर C/n हो जाएगी, मतलब n क्या, नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो दो आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में है तो C/2। तो ए एंड बी के बीच में ही वो दोनों थे तो C/2 लिख दिया मैंने। यहां तक क्लियर है आपको? यस। ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था, मान लो ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर आ जाता, कहते हैं सर ये C/2 ये बेस C/2 तो पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता, दोनों को ऐड कर लेते, C/2 प्लस C/2 C हो जाता, राइट। लेकिन हमारे क्वेश्चन में उसके अलावा भी एक कैपेसिटर था। वो कैपेसिटर किसके बीच में था, ए एंड बी के बीच में था, उसकी भी कैपेसिटेंस C थी। अब मैं ए एंड बी के बीच में वो भी कैपेसिटर बना लेता हूं जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C है, राइट। आई होप ये समझ में आ गया। बताइए CAB क्या होता, तो आप कहते हैं बिकॉज ऑल थ्री कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। व्हाई दे आर इन पैरेलल, बिकॉज ऑल थ्री कैपेसिटर्स आर प्लेस्ड अक्रॉस टू कॉमन पॉइंट्स A and B, A and B, A and B, राइट। तो तीनों को ऐड कर लेते तो हो जाता C/2 प्लस C/2 प्लस C। इसका मतलब आंसर हो गया 2C। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप व्हीटस्टोन ब्रिज का ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, चलिए पॉज करके इसे लिख लीजिए। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोगों ने सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर इस क्वेश्चन में ले लिए। सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंडिविजुअली C है और मैंने पूछा एक पॉइंट X ले लिया, एक पॉइंट Y ले लिया। वी नीड टू फाइंड आउट C इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट X एंड Y, ऐसा क्वेश्चन है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज चल रहा है तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह सोचते हैं। तो मुझे तो दिख गया, मुझे ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम याद है आपको, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम होता था। यस। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को A लिख देता हूं, इस पॉइंट को B लिख देता हूं, इस पॉइंट को P लिख देता हूं, इस पॉइंट को Q लिख देता हूं। सिर्फ आप A एंड B के अक्रॉस C इक्विवेलेंट निकालने के हम लोग ट्राई करते हैं। A एंड B के अक्रॉस, बाद में उन दोनों को भी ज्वाइन कर लेंगे। A एंड B के अक्रॉस देखो AP PB, तो ये C1 ये C2, C1/C2 1 हो जाता। AQ QB, तो ये C3 ये C4, C3/C4 भी 1 हो जाता। तो आप कह सकते हैं A एंड B के बीच में ये जो 5 कैपेसिटर हैं ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गए। और अगर आप A एंड B के बीच में बैटरी लगाते, अगर आप A एंड B के बीच में बैटरी लगाते तो P एंड Q का पोटेंशियल सेम हो जाता। अगर P एंड Q के बीच का पोटेंशियल सेम हो गया तो आप क्या कहते हैं, भाई इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है। तो पहले आप लिख लेना क्वेश्चन, मैं मिटा ले रहा हूँ। ओके, तो आप कहते हैं इस पर कोई चार्ज ही नहीं है सर, तो इस वाले को हटा दो, ये तो C5 होता हमारा, है ना। C5 को मैंने हटा लिया। अब जो सिस्टम बच गया वो एकदम सीरीज पैरेलल जैसा बन गया, है ना। चलो हम लोग लिख लेते हैं X, सीधा सीधा कर लेते हैं, इसको Y लिख लेते हैं। चलो पहले A एंड B के बीच में सॉल्व करो। क्या ये कैपेसिटर सीरीज में है, कहोगे हाँ सर कोई जंक्शन नहीं है। तो C एंड C सीरीज में है तो इन दोनों को सॉल्व करते तो क्या आ जाता, C/2, है ना। तो मैंने मान लो A यहाँ लिख दिया, ये B यहाँ लिख दिया, और A एंड B के बीच में जो एक कैपेसिटर आया वो क्या आ गया, C/2 का आ गया। चलिए यहाँ चलते हैं। A एंड B के बीच में ये कैपेसिटर सीरीज में है क्या, कहोगे हाँ सर है, क्योंकि इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है। तो अभी ये दोनों सीरीज में हो गया तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाता, दोनों आइडेंटिकल है तो C/2 हो जाता। तो आपने A एंड B के अक्रॉस में एक और C/2 बना लिया। X एंड A के बीच में देखो एक C है ना, एंड B एंड Y के बीच में भी एक C है, तो वो भी बना लिया हमने। इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है। चलो
क्या आप कह सकते हैं ये C/2 पैरेलल में है? कहेंगे हाँ यस है। और अगर पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, दोनों कैपेसिटर को ऐड कर लेते, तो C/2 प्लस C/2 ऐड करते तो क्या हो जाता है C। इसका मतलब A एंड B के बीच में इन दोनों को हटा के एक रखना है कैपेसिटर, तो कौन सी कैपेसिटर रखोगे? C वाली कैपेसिटर रखोगे। चलो मैं एक बार और मेहनत कर लेता हूँ, BY, तो A एंड B के बीच में आप कैपेसिटर रखेंगे C, X एंड A के बीच में C ही था, एंड B एंड Y के बीच में भी C है। अब देखो क्या ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है? कहेंगे यस। देखो इन दोनों कैपेसिटर के बीच में कोई जंक्शन नहीं, इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन नहीं। अगर जंक्शन नहीं है तो हम कहते हैं सीरीज में है, तो ये तीनों सीरीज में है। अब बताइए सीरीज में आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो डायरेक्ट मैं C/N लिख दूं? यस। कॉमन कैपेसिटर जो है आइडेंटिकल कैपेसिटर है, सबकी कैपेसिटेंस CC है, तो C/N, N कितनी है 3, तो C/3 लिख देता, और इसी को हमें आंसर लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता C/3, राइट। अच्छा, ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ बीच में कैपेसिटर था बना हुआ, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन लिख के आप सॉल्यूशन लिखेंगे। चलिए पॉज करके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी लिख लीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मैंने पूछा है फाइंड आउट द C इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट A एंड B। A एंड B के अक्रॉस आपको C इक्विवेलेंट निकालनी। बड़ा सा डेंजरस डायग्राम है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं यार। यहाँ पे तो देखो A है, इसका मान लो नाम नहीं भी लिखा रहता तो इसे A है तो इसे A नहीं लिख सकते, तो आपने नया नाम रख दिया P। अच्छा ये B है तो इसका नाम आपको मान लो नहीं भी लिखा रहता, तो B है तो इसको B नहीं लिख सकते। अच्छा ये P है तो इसको P लिख सकते हो क्या? नहीं, बीच में कैपेसिटर है तो इसलिए इसका नया नाम रख दिया मैंने Q। अच्छा ये P है तो ध्यान से देखो, इफ ये पॉइंट P है तो कनेक्टिंग वायर से जा रहा है, तो ये पॉइंट भी तो P ही हो गया। यस, कहेंगे आप ये भी पॉइंट P है। यहाँ देखो ये Q है तो कनेक्टिंग वायर से जा रहा है, तो ये भी क्या Q है? कहेंगे हाँ Q है, राइट। तो मिला जुला के फिर से मैंने देखा कि इस क्वेश्चन में 4 ही पॉइंट है, इसका मतलब ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज आ सकता है, राइट। चेक करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग जो फॉर्मल तरीका था AB ऊपर में P लिख देते हैं, नीचे में Q लिख देते हैं और ट्राई करते हैं, है ना, पहले जैसा देखने का। पहले देखो ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड और ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड, ये दोनों AP पॉइंट के अक्रॉस है, इसका मतलब दो कॉमन पॉइंट के अक्रॉस है। तो आप C इक्विवेलेंट क्या लिख लेते? C1 प्लस C2 मीन्स 1 प्लस 2 3, राइट। तो A एंड P के बीच में हमारा अभी कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड, राइट। चलिए भाई यहाँ पे भी देखो BQ एंड BQ के अक्रॉस ये 4 एंड 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर BQ एंड BQ के बीच में है, इसका मतलब दो कॉमन पॉइंट के अक्रॉस है, तो ये दोनों कैसे होंगे? पैरेलल हो गए। पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 प्लस C2 मीन्स 8 प्लस 4 12। तो B एंड Q के बीच में मैंने बना दिया एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस लिख दी मैंने 12 माइक्रोफैराड, ठीक है। चलिए तो जो हो गया उसको टिक लगाते जाओ, नहीं तो आप हो सकता है रिपीट कर दोगे। ये हो गया। चलिए AP हो गया, PB देखते हैं। PB के बीच में एक ही कैपेसिटर है 6 वाला, तो मैंने लिख दिया ये 6 वाला, राइट। ये भी हो गया। अच्छा A एंड Q कहाँ गया भाई? A एंड Q के बीच में एक ही कैपेसिटर है 6 वाला, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 6 वाला। अच्छा P एंड Q के बीच में एक कैपेसिटर है विच इज 3 माइक्रोफैराड, तो मैंने लिख दिया ये 3 माइक्रोफैराड 3 वाला। और मुझे A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, राइट। अच्छा एक क्वेश्चन मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, क्या आप कह सकते हैं ये 3 एंड 6 सीरीज में है क्योंकि यहाँ पे जंक्शन नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं सर, आप C इक्विवेलेंट निकालने के लिए A और B के अबाउट निकालते हैं तो एक्चुअली A एंड B के अबाउट में आपको बैटरी बनानी पड़ती है। तो देखने में नहीं, बैटरी लगाने के बाद सोचना है क्या है यहाँ जंक्शन? हाँ है सर, डायरेक्ट थोड़ी है, यहाँ से तो एक लाइन और निकल रहा है, एक कनेक्टिंग वायर और निकल रहा है, तो ये पॉइंट जंक्शन है। तो जंक्शन है तो आप ये नहीं कहेंगे ये 3 और ये 6 सीरीज में, ये नहीं है। चलिए अब ये देखने में कैसा लग रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है। तो A एंड P के बीच में C1 होता था, P एंड B के बीच में C2 होता था, A एंड Q के बीच में C3 होता था, Q एंड B के बीच में C4 होता था और P एंड Q के बीच में C5 होता था। चेक करते हैं। C1/C2 इज 3/6 1/2, C3/C4 6/12 1/2। आ गया फिर से C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 है। इसका मतलब P पॉइंट का पोटेंशियल Q पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इस 3 माइक्रोफैराड पे चार्ज कितनी है? 0 है। चार्ज 0 है तो इसको हटा लेते हैं। चलो हटा लेते हैं। चलो भाई इसको हटा लिया।
अब मुझे सॉल्व करना है ए एंड बी के क्रॉस। देखो ये 3 ये 6 आपको सीरीज में दिख रहा है, यस। क्यों? इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन अब नहीं रहा। तो आप 3 एंड 6 को सॉल्व करते तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सीरीज में क्या होता था? 2 के लिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। चलो सी इक्विवेलेंट क्या होता? C1 C2 मीन्स 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 18/9 2 माइक्रोफराड है ना। तो मीन्स ए एंड बी के बीच में इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर रखना हो तो कौन सा कैपेसिटर रखेंगे? तो कहेंगे 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर रखेंगे सर। तो 2 वाला रख लिया मैंने। चलो ये 6 एंड 12 को अब देखो, क्या ये दोनों अभी सीरीज में है? कहेंगे हाँ सर, क्योंकि 6 एंड 12 के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में है तो इन दोनों का सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप? C1 C2 मीन्स 6 इंटू 12 अपॉन C1 प्लस C2 मीन्स 6 प्लस 12, 72/18, तो ये होगी 4 माइक्रोफराड। तो ए एंड बी के बीच में आप लिख दिए 4 माइक्रोफराड। ओके, तो बेसिकली ए एंड बी के अक्रॉस में हमारे पास 2 कैपेसिटर हो गए। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 है, दूसरी 4 है। इजंट इट दीज 2 आर इन पैरेलल? यस। कहेंगे सर 2 एंड 4 तो कॉमन पॉइंट ए एंड बी, ये भी ए एंड बी के अक्रॉस है, ये भी ए एंड बी के अक्रॉस है, मीन्स ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है? दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ए एंड बी के अक्रॉस इन दोनों को हटा के एक ही कैपेसिटर रखना है, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए? तो कहेंगे 2 + 4 होनी चाहिए सर, ये 6 माइक्रोफराड होना चाहिए। और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। पॉज करके इसको पूरा लिख लीजिए, राइट? पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने ड्रॉ कर लिया। ये 6 है, ये 12 है, ये 3 है, 6 है, ये ए है, बी है। इस पॉइंट को मैं पी लिख देता हूँ और इस पॉइंट को मैं क्यू लिख देता हूँ। मेरा क्वेश्चन है चार्ज ऑन 5 माइक्रोफराड। पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, आई होप आप में से ज़्यादातर बच्चे को ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, सर पी एंड क्यू के बीच में 5 माइक्रोफराड है, क्या ये बैलेंस ब्रिज डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज है? तो कहोगे सर ए एंड पी के बीच में C1, पी एंड बी के बीच में C2, C1 अपॉन C2 जो है 6/12 1/2 हो गया। C3 ए एंड क्यू के बीच में C3 एंड क्यू एंड बी के बीच में C4, C3 अपॉन C4 भी 1/2 हो गया। सर ये तो बैलेंस ब्रिज डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज है। इस बैलेंस ब्रिज डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज होता है तो आप कहते हो सर पी एंड क्यू का पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल सेम होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगी, तो इसमें चार्ज 0 होगा। तो ज़्यादातर बच्चे का आंसर आ जाता है कि चार्ज ऑन 5 माइक्रोफराड 0 होता है, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आप व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ते थे तो बैटरी में किसके बीच में लगाता था? ए एंड बी के बीच में, पी एंड क्यू के बीच में नहीं लगाता था मैं। ओके, किसके बीच में लगाता था? ए एंड बी के बीच में। मैंने ये बैटरी किसके बीच में लगा दी? पी एंड क्यू के बीच में। चलो भाई, इस बैटरी के इस एंड का पोटेंशियल आपने 0 वोल्ट लिखा, 0 लिखा, तो लोअर एंड का पोटेंशियल है, तो हायर एंड का पोटेंशियल क्या लिखते हैं? लोअर एंड का पोटेंशियल ये लेट मान लेते हैं, लोअर एंड का पोटेंशियल 0 है, प्लस EMF विल बी इक्वल टू हायर एंड का पोटेंशियल 10। ये 10 होगी तो कनेक्टिंग वायर जा रही है, तो ये भी 10 हो जाता। ये 0 है तो ये कनेक्टिंग वायर जा रही है, ये भी 0 हो रहा है। क्या 5 माइक्रोफराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है क्या? नहीं है, 10 वोल्ट है। कितनी है 5 माइक्रोफराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? 10 वोल्ट है। देखो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल के साइड में जो प्लेट होता है उसके अंदर वाले सरफेस पे प्लस चार्ज, लोअर पोटेंशियल एंड के अंदर वाले सरफेस पे माइनस चार्ज। और प्लस चार्ज की वैल्यू किससे लिखते हैं? तो Q इज इक्वल टू CV से। C क्या होती है? कैपेसिटेंस। कितनी है? 5 माइक्रोफराड। और V क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 0, तो कितनी हो जाती? 10 वोल्ट। तो ये हो गई 50 माइक्रोकुलम। तो ये हो जाती प्लस 50 माइक्रोकुलम और ये हो जाती -50 माइक्रोकुलम। हमारा क्वेश्चन क्या है? चार्ज ऑन 5 माइक्रोफराड। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। वो क्या कहते हैं? चार्ज ऑन 5 माइक्रोफराड को चार्ज ऑन 5 माइक्रोफराड कैपेसिटर को दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। चार्ज ऑन 5 माइक्रोफराड इज अ टर्म विच इज एक्चुअली, जब भी मैं कहूँ ऐसे चार्ज ऑन 5 माइक्रोफराड आपको निकालना है तो आप क्या सोचेंगे? दिस इज द चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। तो चार्ज क्या है 5 माइक्रोफराड की? इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कौन है? 10 या 0? तो 10 है। तो 10 वाला जो प्लेट है उसके अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज होती है उसी को कहते हैं चार्ज ऑन 5 माइक्रोफराड। तो इसके आंसर क्या हो जाती है? प्लस 50 माइक्रोकुलम और जस्ट 50 माइक्रोकुलम, और ये मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, तो मीन्स चार्ज ऑन 5 माइक्रोफराड का मतलब ये नहीं होता है कि सारे चार्ज को ऐड करें।
सारे चार्ज को ऐड करने के लिए इफ कहा जाएगा तो आपको कहा जाएगा फाइंड द नेट चार्ज ऑन बोथ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब दोनों को ऐड करके बोलना है, राइट। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। थोड़ा सा ट्रिकी था, हल्का सा ट्रिकी था, जल्दी जल्दी में बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे को आता नहीं है, जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए पॉज करके इसको पूरा लिख लीजिए आप। अब हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में कुछ अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे और फिर उस अलग नज़रिए के बेसिस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। देखते हैं, जैसे मैंने आपको लिख दिया कि ये दोनों कैपेसिटर देखो सीरीज में 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड आपस में सीरीज में है, राइट। और ये बैटरी की ईएमएफ है 120 वोल्ट। लेट मान लेते हैं यहाँ पे ये 0 वोल्ट है, लेट मान लिया, तो ये 0 + 120 यहाँ की वोल्टेज क्या हो जाती है 120 वोल्ट। ये कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ पे भी 120 वोल्ट और यहाँ पे भी 120 वोल्ट। इफ ये 0 है तो देखो कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर जा रहा है, यहाँ तक कनेक्टिंग वायर है 0 और वहाँ पे भी कनेक्टिंग वायर है तो 0 हो जाता। ओके, तो 3 and 6 माइक्रोफैराड जो सीरीज में है इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो कहेंगे 120 है। कितनी है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 120 है। हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट की पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं, उस पॉइंट की। तो क्या कहेंगे सर, कि कहेंगे सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V1 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो आप क्या लिखते हैं V1 is to V2। याद करो सीरीज में क्या लिखते थे 1/C1 is to 1/C2, राइट, है ना, ये फॉर्मूला याद होगा आपको। सीरीज में V1 is to V2 विल बी इक्वल टू व्हाट 1/C1 is to 1/C2। V1 क्या था पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा देखो हायर पोटेंशियल इधर, लोअर पोटेंशियल इधर है, तो इसके इधर जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, है ना, और कम होगा और पहुंच जाएगा 0, राइट। चलिए, तो V1 is to V2 होती थी 1/C1 is to 1/C2 किसमें सीरीज में। तो V1 is to V2 1/C1 मीन्स 1/3 is to 1/6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो ये 2 is to 1 आ रहा है, राइट। अच्छा V1 + V2 कितनी है, तो कहेंगे सर दोनों की अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 120 - 0 मीन्स 120 है। क्या आप V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं V1, देखो V1 is to V2 2 is to 1 है, V1 + V2 120 है, तो V1 निकाल से बचपन में निकालते थे। आपके पास 120 एप्पल्स हैं, आपको 2 बच्चे में बांटना है 2 is to 1 में, तो कैसे बांटते थे, तो जिस बच्चे का आपको रेशियो जिसका चाहिए था वैल्यू उसकी रेशियो ले लेते अपॉन दोनों रेशियो को ऐड कर लेते इनटू टोटल जितना बांटना था वो कर लेते। बचपन में किया ये, तो 340 80 वोल्ट हो गया। ऐसे वैसे ही V2 निकालते, V2 निकालने की अब जरूरत नहीं रही, इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो 1, दोनों रेशियो को ऐड कर लिया इनटू 120, तो ये हो गई 40 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, V1 की वैल्यू मीन्स फर्स्ट कैपेसिटर जो 3 माइक्रोफैराड है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 80 वोल्ट का है और यहाँ से यहाँ जाएंगे 80 वोल्ट से कम हो जाएगा, तो ये 120 था तो 80 से कम होगा, तो यहाँ की वोल्टेज क्या हो जाएगी 40, यहाँ से 40 हो जाएगी, तो यहाँ की वोल्टेज आप लिखनी होती तो 40 लिख देते। फर्दर कितना कम हो रहा है 40, देखो V2 की वैल्यू 40 है, यस 40 है, यस अंडरस्टूड। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी 40। अब हम लोग इस पॉइंट की पोटेंशियल निकालते हैं, इस पॉइंट की पोटेंशियल निकालते तो सपोज इसके अक्रॉस भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस V1 लिखता, इसको V2 लिखता, फिर से लिखते V1 is to V2 is equal to 1/C1 is to 1/C2, तो क्या लिखते रिपीट हो जाता V1 is to V2 is equal to, यहाँ पे क्या लिख देते 1/6 is to 1/12, तो फिर से 2 is to 1 आ जाता, है ना, 1/6 is to 1/12 करते 12 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाता 2 is to 1 हो जाता, तो यहाँ पे भी V1 की वैल्यू 80 आ जाती, V2 की वैल्यू 40 हो जाते। इस केस में इसके अक्रॉस V1 तो कितनी आती 80, V2 40 आ जाती। V1 80 आने का मतलब इससे 80 कम, है ना, 80 कम मतलब यहाँ का 40 और फर्दर 40 कम हो रहा है, तो देखो V2 40 कम है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो ब्रांच थी उसमें 2 कैपेसिटर सीरीज में थे, यहाँ पे ब्रांच में थी उसमें भी 2 कैपेसिटर सीरीज में थे, और इफ इनका रेशियो इनका C1 is to C2 is equal to C3 is to C4 है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हो जा रहा है, मतलब दोनों की पोटेंशियल सेम है। अगर इस दोनों पॉइंट की पोटेंशियल सेम है तो इसके बीच में आप कोई भी कैपेसिटर अब रख दोगे, ऊपर से रख दोगे, ठीक है। इफ अब इसके ऊपर से कोई कैपेसिटर रख दोगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा 0 रहेगा, तो उस कैपेसिटर में चार्ज क्या होगी 0 होगी।
इसका मतलब उस कैपेसिटर को रखो या हटा दो, उससे सर्किट में फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सर्किट में फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, पहले पॉज करके इतना पहले लिख लीजिए आप, फिर हम लोग आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं। ओके, चलिए आप पॉज करके लिख लिए होंगे। देखो मैंने क्या बोला कि इसके बीच में अब मैं कैपेसिटर रख भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट में, क्योंकि आपने उन दो पॉइंट के बीच में रखा जिन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल सेम है। ऐसे रखने से क्या फर्क पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता सर्किट में। और जब मैं एक कैपेसिटर रख देता, उसी को तो आप क्या कहते थे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोल देते थे, कहते थे C1:C2 = C3:C4 हो, तो आप कहते हैं ऐसा होगा तो ये बैलेंस्ड कंडीशन में होगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, बिकॉज यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो इसमें कोई चार्ज नहीं होगी, तो इसको हटा लेते हैं। तो जस्ट उल्टा हम लोगों ने सोचने का ट्राई किया, राइट, जस्ट उल्टा सोचने का ट्राई किया। अब इसका फायदा कैसे निकाल सकते हैं, जैसे फायदा कैसे निकालेंगे सोचो। तो मैं क्वेश्चन ऐसे दे देता तो आप क्या करते, देख लेते यार 1:2 है, ये भी 1:2 है, इसके बीच में कोई कैपेसिटर रखा है तो इसको हटा लो, है ना, उसके बीच में कोई कैपेसिटर है तो उसको हटा लो। ठीक है, चलो इसको मैं हटा लेता हूं, एक नया क्वेश्चन लिखता हूं। ओके, और आप पॉज करके इस सारी लॉजिक को अपनी लैंग्वेज में लिख के रख लीजिए। खुद की लैंग्वेज में लिखना जरूरी है। ओके, अब मैं एक नया क्वेश्चन लेता हूं, उसी लॉजिक से सॉल्व करेंगे। देखो इसको लिख दिया A, इसको लिख दिया B, ऊपर में लिख दिया 2, 3, 6, 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड। ठीक है, और नीचे की जो कैपेसिटर मैंने लिख दी 4, 6, 12, तो लिख दिया 4 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड एंड 12 माइक्रोफराड। अब देखो यहाँ पे रेशियो क्या है, 2:3:6। यहाँ पे देखो है ना 2:3:6 है, देखो चेक करो 4:6:12 क्या लिखते, 4:6:12 क्या हो जाता, 2:3:6 ही तो है। यानी यहाँ पे कैपेसिटेंस का रेशियो और यहाँ का कैपेसिटर का रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या हो जाता कि आप A एंड B के बीच में बैटरी लगाते, तो यहाँ पे सॉरी इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल x है तो इसका भी x हो जाता, इस पॉइंट का पोटेंशियल y है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल y हो जाता। क्लियर है, अभी की लॉजिक के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे। इफ मैंने यहाँ का पोटेंशियल x है, यहाँ का पोटेंशियल x ही है, तो यहाँ पे मैं कोई भी कैपेसिटर रख दूं तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है सर, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसको रखो या नहीं रखो एक ही बात है। चलो मैंने रख दिया। अच्छा, वैसे ही यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है तो इसके में कोई भी मैं कैपेसिटर रख दूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने रखने के लिए रख दिया, इसको 4 माइक्रोफराड रख दिया, कुछ भी रख सकते हो, कोई भी नंबर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 माइक्रोफराड रख दिया। ठीक है, अब हम लोग पहले से उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करें। हमें क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा और क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। मैं सॉल्व कैसे करता, देख लेता, ऊपर की ब्रांच पे रेशियो 2:3:6 है, यहाँ पे भी 2:3:6 ही रेशियो है। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है और इसको हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो आप क्या करो, ये क्वेश्चन पॉज करके लिख लीजिए और क्वेश्चन में लिख लीजिए फाइंड C इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट A एंड B। ठीक है, फाइंड C इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट A एंड B। ओके, मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बैटरी से रख देते, ये दोनों नहीं रहता तो इसका पोटेंशियल सेम होता, यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर रख दोगे सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे यहाँ पे भी कोई भी कैपेसिटर रख दो इन दोनों पॉइंट पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इस पर चार्ज 0 होगी, इसको हटा लो और इसको भी हम लोग हटा देंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। मेरी लॉजिक के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सॉल्व करने के समय इसको आप हटा लेंगे और इसको भी हटा लेंगे। क्यों हटा रहे हैं, देखा रेशियो देख लिया 2:3:6, ये भी 2:3:6 ही है, तो इन दोनों को हटा लेंगे। अब हमारे लिए ये क्वेश्चन हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, मतलब इसका आंसर क्या लिखेंगे, CAB का आंसर लिखना है आपको यहाँ पे। ओके, तो ऊपर में देखो 2, 3 एंड 6 तीनों क्या है, सीरीज में है, तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट लिखना पड़ता है 3 के लिए। 1/C1 मीन्स 1/2 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
तो मुझे लगता है 1 बाय सी इक्विवेलेंट में 6 एलसीएम ले लीजिए, 3 + 2 + 1, तो ये 1 हो गया, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 1। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी के अक्रॉस इन तीनों कैपेसिटर को हटा के आप एक कैपेसिटर लगाएंगे, उसकी कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए, 1। तो मैंने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, उन तीनों को हटा के एक कैपेसिटर रखना है, तो मैं किसका रखूंगा, 1 माइक्रोफैराड का रखूंगा, रख दिया मैंने। वैसे ही देखो ये तीनों भी सीरीज में है, तो इन तीनों का मुझे 1 बाय सी इक्विवेलेंट लिखना होता तो क्या लिखता, 1/4 + 1/6 + 1/12, इसमें 12 एलसीएम ले लेते, 1 बाय सी इक्विवेलेंट मीन्स 3 + 2 + 1, तो ये 1/2 हो जाती, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता, 2। इसका मतलब हुआ ए एंड बी के अक्रॉस इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर रखना हो तो उसकी कैपेसिटेंस क्या लेंगे आप, 2। तो मैंने उसकी कैपेसिटेंस ले ली 2। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया। यस, अब ए एंड बी के अक्रॉस जो 2 कैपेसिटर बचे इसकी सी इक्विवेलेंट निकालनी है, तो आप क्या हो, सर ये भी ए एंड बी के अक्रॉस है, ये भी ए एंड बी के अक्रॉस है, मीन्स दोनों पैरेलल है, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाता, C1 + C2 मीन्स 1 + 2 मीन्स 3 माइक्रोफैराड। इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी के अक्रॉस इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर रखना है, तो उसकी सी इक्विवेलेंट क्या होनी चाहिए, 3 माइक्रोफैराड। और इजंट इट, दिस इज आवर आंसर। चेक कीजिए, इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, 3 माइक्रोफैराड। ओके, तो हम लोग लिख लिया 3 माइक्रोफैराड। ये हुआ सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप क्वेश्चन लिखेंगे ऐसा, ये 4 था, ये 4 था, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को हटा के फिर सॉल्व कर लिया। क्यों हटाया, मैंने लॉजिक दिया। ओके, चलिए पॉज करके इसको लिख लीजिए आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन के बेसिस पे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो मैंने ए एंड बी के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट लिख दिया, तो ऊपर देखो, पहले ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, और मन में इसको 9 को और 9 को हटा लीजिए। देखिए ये 4 6 है, मीन्स 2:3 है, ये भी 2:3 है, ये भी 2:3 है। इसका मतलब क्या होता कि इफ ये नहीं है, मान लो नहीं रहता, है ना, तो आप ए एंड बी के अक्रॉस बैटरी जोड़ते तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ जाता। इसके बीच में आप कोई भी कैपेसिटर रखते तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 आता, तो आप उस कैपेसिटर को रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर इससे आ जाएगा। चलो 4 और 6 सीरीज में है, तो ए एंड बी के अक्रॉस 4 और 6 को सॉल्व करते तो सी इक्विवेलेंट क्या लिख देते, 4 × 6/4 + 6 कितनी जाती, 2.4 माइक्रोफैराड। चलिए 2 और 3 भी सीरीज में है, तो इसका सी इक्विवेलेंट लिखते तो क्या लिखते, 2 × 3/2 + 3, तो ये हो गई 6/5 मीन्स 1.2, और ये भी 4 और 6 है तो 2.4। मीन्स ए एंड बी के अक्रॉस ऊपर का 2 कैपेसिटर में हटाता, एक कैपेसिटर रखता तो कितने का रखना पड़ता मुझे, तो कहते हैं सर 2.4 माइक्रोफैराड का रखना पड़ता। ए एंड बी के बीच में 2 और 3 को हटा के एक रखना पड़ता, तो कितने का रखना पड़ता, 1.2 का रखना पड़ता। ए एंड बी के बीच में 4 और 6 को हटा के एक रखना पड़ता, तो क्या रखते, 2.4 का रखना पड़ता, राइट। देखिए क्या ये तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में हैं, कहेंगे यस हैं। तो अब पैरेलल में होता है तो क्या करते हैं, आप सबको ऐड कर लेते हैं, तो लिखते हैं 2.4 + 1.2 + 2.4 कितनी हो गई, 6 माइक्रोफैराड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 माइक्रोफैराड। ओके, तो क्वेश्चन तो पहले वाला था, ये सॉल्यूशन का पार्ट हुआ। वो दोनों को मैंने क्यों हटाया यहाँ से उसकी लॉजिक मैंने आपको बताई। ठीक है, चलो इसको भी आप लिख लीजिए पॉज करके। चलिए उसी तरह के क्वेश्चन में हम लोग कुछ नया क्वेश्चन लेके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर से देखो ध्यान से, 2 3 6 2 3 6 2 3 6 सेम रेशियो है इस ब्रांच का, है ना। पहले तो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो आप। तो आप ऐसे सोचते कि ये 8 नहीं होता, क्वेश्चन पहले लिख लेना, ये 4 नहीं होता, ये 8 नहीं होता, और ये 4 भी नहीं होता, है ना। तो इफ ये x होता पोटेंशियल, तो यहाँ की भी पोटेंशियल x हो जाती, यहाँ की पोटेंशियल x आ जाती। इफ ए एंड बी के बीच में बैटरी जोड़ेंगे तो उसी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर में पूछा गया। ये y होता तो ये भी y हो जाता और ये भी y हो जाता। इसका मतलब यहाँ जो कैपेसिटर आपने जोड़ के रखा है उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा है, हम लोग ने सीखा, अभी जस्ट सीखा था थोड़ी देर पहले, 2 3 6 2 3 6 2 3 6 तीनों में रेशियो सेम होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं नंबर सेम होना चाहिए। ये 2 3 6 है तो ये 4 6 12 भी हो सकता है,
तीनों ब्रांच में रेशियो सेम है, तो ये सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए, तो उनके बीच के कैपेसिटर को हटा दो। ऊपर में देखो तीनों सीरीज में है, तो 3 वाले के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो 1/6 इक्विवेलेंट आ जाती, 6 एलसीएम ले लेते तो 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये 1, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती 1। तो तीनों ब्रांच में 1 1 1, इन तीनों को हटा के एक कैपेसिटर रखना है, तो कितने की रखेंगे, आप कहेंगे 1 माइक्रोफैराड की रखेंगे, तो मैंने लिख दिया ए, सर्किट ड्रॉ कर लिया, ये लिख दिया बी। तो यहाँ पे एक 1 वाला रखा, फिर 1 वाला रखा और फिर 1 वाला रखा, राइट, ए एंड बी के 1 1 1। तीनों किस में है, पैरेलल में है भाई, यस पैरेलल में है। तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 बस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इन तीनों को हटा के एक कैपेसिटर लगाएंगे तो कितने की होनी चाहिए, वो 3 माइक्रोफैराड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता 3 माइक्रोफैराड। तो इसको पॉज करके इसको भी आप लिख लीजिए, ओके। आई होप आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बहुत सारे मतलब एनफ मैंने आपको वेरिएशन दिखा दिए, तो ऐसे वेरिएशन आएंगे तो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और कुछ नया भी दिखा तो आपको पता है ABPQ वैसे करके सोच लेंगे, और कुछ नया भी दिखा तो आप आसानी से मेरे हिसाब से आपने इतने क्वेश्चन किए, इसको ठीक से अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए किया आपने, और बार बार जैसे एक बार तो अभी पढ़ लिया, फिर घर पे बैठ के एक बार और देखेंगे, बारीक नज़र से देखेंगे कि क्या क्या मैंने सर ने बताने की कोशिश की है, उन सारे पॉइंट को दिमाग में रखेंगे। तो उसके बाद मेरे हिसाब से कोई नया भी क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का आ जाएगा तो आपसे ज़रूर सॉल्व हो जाएगा, ओके। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद सर्किट में एक और क्वेश्चन होते हैं इक्विवेलेंट निकालने वाले, वो होते हैं सिमेट्रिक क्वेश्चंस। तो मैं सिमेट्रिक क्वेश्चंस लूँगा, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं। यूजुअली वो जेईई में नहीं आता है, नीट में तो बिल्कुल नहीं आता है, तो मैं उससे बिल्कुल एंड में, कैपेसिटर के बिल्कुल एंड वाले पार्ट में उसे लेके सॉल्व करूँगा और आपको समझाऊंगा कि सिमेट्री सर्किट कैसे सॉल्व की जाती है, ओके। आई होप आपको आज का लेक्चर व्हीटस्टोन ब्रिज का समझ में आया होगा, राइट, ओके। आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अपने फ्रेंड जो कि जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ओके। और ऐसे भी कोई आदमी मिल जाए जिसे फिजिक्स अच्छी लगती है, उनसे भी शेयर कर सकते हैं, राइट। और सबको कहिए कि सब्सक्राइब करें, राइट। चलिए आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, थैंक यू।